हेलो एवरीवन। आज की जो टॉपिक होगी स्टैटिस्टिक्स की पहली चैप्टर होगी और पहली चैप्टर थ्योरेटिकल सारी पूरी 70% उसमें जो सिलेबस में उसमें थ्योरी है। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है जहां पहली चैप्टर से ही सारी बातें समझनी होगी। अगर जो इस बच्चों को पहली चैप्टर का आइडिया नहीं होती है स्टैटिस्टिक्स में, तो वो आगे की जो चैप्टर्स है वो समझ कम आती है, चूंकि रिलेटेड है सारी। मैथमेटिक्स का ऐसा सिलेबस नहीं है, आप कहीं से टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो, जिस चैप्टर में आप चाहो तो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। एपीजीपी है वहां से स्टार्ट कर सकते हो, कैलकुलस है वहां से स्टार्ट कर सकते हो, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वहां से स्टार्ट कर सकते हो आप। तो मैथमेटिक्स में ऐसा है कि आप कहीं से भी जिस चैप्टर से भी आप उठाओ, आपकी इनिशियल वहीं से होगी, बट बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, आपको बेसिक कैलकुलेशंस आना चाहिए, आपको कॉमन लेनी आनी चाहिए मैथमेटिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में ऐसा है कि पहली चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं और समझ आते हैं आपको सारी चीजें, तो आपको बाद वाली चीज रिलेटेड मिलती जाएगी। जैसे जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको चीजें वही साफ नजर आते रहेगी कि पीछे वाली चीज इसका यूज है, और इसके बाद वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके जस्ट पीछे वाली चीज का यूज होगा, यानी उसका यूज होता चला जाएगा। तो आज की जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स की पहली चैप्टर की ही होगी, और वो पहली चैप्टर जो है वो बिल्कुल ही बेसिक है। कह सकते हो आप स्टैटिस्टिक्स का जो स्टार्टिंग पीरियड है, जो स्टैटिस्टिक्स जो ब्रांच है उसकी स्टार्ट यहाँ से, जैसे मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 से, नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर नंबर के बाद बच्चे को टेबल पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद उसे एडिशन सिखाई जाती है, फिर उसके सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, ऐसे सिखाने के बाद बहुत कुछ पढ़ती है। वैसे स्टैटिस्टिक्स में समझ लो ABC है या 1 2 3 एक समझ लो ऐसे ही है। तो स्टैटिस्टिक्स है क्या? किसी भी चीज की स्टैटिस्टिक्स आदमी आम लैंग्वेज में बोलता है, इसकी स्टैटिस्टिक्स बताओ, मतलब इस खिलाड़ी की स्टैटिस्टिक्स बताओ। अगर कोई दवाई कंपनियां हैं, मेडिसिन है, तो इसकी स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा बताओ, एक साल बेचने की ये चीजें बनाती है और ये चीजें बनाती है, उसके स्टैटिस्टिक्स, उसकी प्रॉफिट, उसकी लॉस, सारी चीजें इन्हें डेटा निकाल के लाओ। तो वो उसके अकॉर्डिंग आप कोई किसी चीज को लाते हो, किसी यूनिवर्सिटी की स्टैटिस्टिक्स आप देखना चाहते हो, तो उसके प्रीवियस रिकॉर्ड आप देखते हो, रिजल्ट कैसा रहा, आप उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन लेते हो वहां पर। यहाँ पर स्टूडेंट अच्छे रहे होंगे, मार्क्स बेसिस पर आप देखते हो, रैंक के आधार पर देखते हो, कैंपस सिलेक्शन के बेसिस पर आप देखते हो चीजें, वो चीज आपको दिखाई देती है। तो स्टैटिस्टिक्स, बिना स्टैटिस्टिक्स का आज के जमाने में कोई चीज, किसी भी ब्रांच को अधूरा कह सकते हैं आप। तो सबसे पहली चीज, इसका जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो कहाँ से लिया गया? ड्राइव्ड, जो आपके सिलेबस के अंदर है, यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट बच्चों को याद रखनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। एस उसमें स्पेलिंग में CS की जगह किए हो जाएगी जर्मन में, और फ्रेंच वर्ड में जो है स्टैटिस्टिक, जहां पर QU हो जाएगी, CICS की जगह स्टैटिस्टिक जो लिखते हो आप वहां पर। मतलब फिर से बताता हूं मैं कि लैटिन वर्ड याद रखिए, ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस। स्टेटस के मतलब आमतौर पर आप कहते हैं स्टेटस क्या आपका, स्टेटस क्या आपका, रुतबा क्या आपका, मकाम, आपकी सोसाइटी में स्टेटस क्या, उस हिसाब से स्टेटस लिया गया लैटिन वर्ड से। स्टैटिस्टा वर्ड इटालियन वर्ड है। ये चारों चीजें, चारों पॉइंट्स आपकी बुक में दे रखी है, और चारों पॉइंट्स एक ऑब्जेक्टिव बनाता है। और आपसे पूछा जाए कि फ्रेंच वर्ड ड्राइव फ्रॉम द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, जो है वो फ्रेंच वर्ड से किस वर्ड से लिया गया है, ड्राइव किया गया है, तो आपको स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी स्टैटिस्टिक्स की, STATICS नहीं लिखना, बल्कि QE लास्ट में लिखनी होगी आपको, CS की जगह पर स्टैटिस्टिक लिखनी होगी। तो ये 4 पॉइंट आए। अब यहाँ पर आगे की चीज, स्टैटिस्टिक्स को 2 रूप में देखा जाता है यहाँ पर, एक सिंगुलर सेंस में और एक प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस, 2 सेंस बनाया गया स्टैटिस्टिक्स में। सिंगुलर सेंस का मतलब ये हुआ कि आप आंकड़ा तो लेते हो, आप डेटा लेते हो, 4 स्टूडेंट का डेटा लेते हो, तो बस उसे
एवरेज के रूप में दिखाते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या, अलग अलग डेटा जो दिखाएंगे तो पुलर रूप में आ जाएंगे, जैसे इस स्टूडेंट का ये मार्क्स है और इस स्टूडेंट का ये मार्क्स है और इस स्टूडेंट का ये मार्क्स है, अलग अलग आप दिखाते हो, 4 स्टूडेंट का अलग अलग मार्क्स है, अलग अलग हाइट है, 4 कंपनियों का अलग अलग प्रॉफिट होगी तो वो अलग अलग डेटा होगा, दैट इज पुलर रूप में आप दे देंगे। यानी डेटा जो आप कलेक्ट करके लाते हो और वो सेपरेट करके आप दिखा रहे हो, दैट इज वो प्लूरल सेंस में आ जाएगी। और सिंगुलर सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स का मेथड यूज होगा, जैसे मेथड मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल, इन सारी चीजें जो स्टैटिस्टिक्स का जो आप मेथड का यूज करते हो वहां पर आप सिंगुलर सेंस में ले जाएंगे। मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास आपके क्लास में 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट की जो वेट होगी अलग अलग होगी, किसी का 60 केजी, किसी का 70 केजी, किसी का 72 केजी, लेकिन एक ही इशारा, एक ही एवरेज वेट अगर बोलते हैं आप, तो पूरी क्लास इंडिकेटेड इस क्लास की एवरेज बेटी है, तो सिंगल वैल्यू आप दिखाए थे सिंगुलर सेंस में पूरी। तो ये हो गया सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। दूसरा, डेटा को हम लोग पढ़ते हैं, डेटा दैट इज स्टैटिस्टिक्स का डेटा, या वेरिएबल कह सकते हैं उसको, वेरिएट कह सकते हैं। डेटा मतलब हाइट है, ये डेटा है, मार्क्स है, ये डेटा है, प्रॉफिट है कंपनी का, तो ये डेटा है, यानी एक तरह का एक वेरिएबल है। हाइट की हो सकती है, वेट की हो सकती है, प्रॉफिट का हो सकता है, लॉस का हो सकता है, ये सारी डेटा है। इस डेटा को आमतौर पर तो आप जब से मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो या स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ते हो तो आप स्टैटिस्टिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन मार्क्स बेसिस पर होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है बच्चों को, उसको लगाव जो होता है वो अपने मार्क्स पर ही लगा होता है। बाद में देखा जाएगा कि जॉब क्या मिलेगी और मुझे कितनी सैलरीज मिलेगी, सबसे पहली चीज प्रायोरिटी होती है उसकी हमारे मार्क्स कितने खूबसूरत है और कितने अच्छे हैं हमारे पास। तो इसीलिए मार्क्स बेसिस पर, मार्क्स के आधार पर क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, यानी क्लास इंटरवल भी होगा तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हालांकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि सेंस के बाद, जैसे ही आप सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस के बाद तो डेटा की बात आती है, और डेटा मतलब वेरिएबल या वेरिएट्स कर सकते हैं। आमतौर पर उसे हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। ऑब्जर्वेशन दो तरह से कंसीडर की जाती है, इसमें एक डिस्क्रीट और दूसरा कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट वैसे वेरिएबल्स कही जाएगी जहां डेसिमल काउंट नहीं होगी, डेसिमल्स नहीं होंगे उसमें, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो डेसिमल नहीं होगा, नंबर ऑफ बेंचेस डेसिमल नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ कॉइन आप टॉस कर रहे हो 10 कॉइन, उसमें 5 हेड आ सकते हैं, 10 हेड आ सकते हैं, 2 हेड आ सकते हैं, 2.5 हेड नहीं आ सकते हैं। ये सारी वेरिएट जो काउंटिंग जो आप लाओगे आप वो डिस्क्रीट के अंदर में आएगी, यानी वो नॉन डेसिमल वाली बात होगी। कॉन्टिन्यूअस एक रेंज के अंदर होता है, 0 से 10 के बीच में वो सारी वैल्यू ली जाएगी, डेसिमल वाला भी हो बिना डेसिमल वाला भी हो, सारी चीजें वो कॉन्टिन्यूअस के अंदर आएगी। तो दो तरह के वेरिएबल याद रखिएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। ये तो वेरिएबल्स की बात हुआ, लेकिन आगे आप डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी पढ़ेंगे, ये फर्क आएगा उसमें। सीरीज की बारे में जब आते हैं तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी के आधार पर करूंगा मैं क्लास के अंदर में। तो यहाँ पर तो हो गया डेटा, वेरिएबल्स, यहाँ पर आप आ गए। वेरिएबल के बाद अब बातें आती हैं कि आगे क्या आएगा स्टैटिस्टिक्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उसमें। तो एक होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, आप किसी भी डेटा को मार्केट में जाके कलेक्ट करोगे और कलेक्ट करके जब लाओगे तो उसको आप क्लासिफाई करोगे आप। लेकिन कलेक्शन जो करोगे क्लासिफिकेशन से पहले किस आधार पर करोगे आप, तो दो तरह से कलेक्शन, प्राइमरी डेटा कहलाता है और सेकेंडरी डेटा कहलाता है। प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन आपको मिला, प्राइमरी डेटा क्या कहलाएगी वो, और सेकेंडरी डेटा क्या है कहलाएगी, सोर्सेज ऑफ कलेक्शन डेटा के हिसाब से। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का 4 से 5 तरीके जो बुक में आपके सिलेबस में दे रखे हैं उसे कहते हैं। जैसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, ये तो बेस्ट मेथड कहलाएगी, याद रखना। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब मैं टीचर हूँ और मैं बच्चों को 1 महीने 2 महीने मैंने पढ़ाया है और उसे पढ़ाने के बाद उसमें ऑब्जर्व किया, हर दिन मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ ना कुछ देखा, उसके बीच में इम्प्रूवमेंट देखी या उसने लगाव क्या रहा, ये सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी। दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट मेथड। किसान अपने खेतों पर जब काम करता है और सारी चीजें ऑब्जर्व करके निकालता है, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। कंपनियों के अंदर कोई मैनेजर है या थ्रू आउट वो दिन भर या सालों साल लगा दिया, तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्व करके लगाया। बहुत तरह की डिपार्टमेंट होती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन वाला वर्क किसी पर्सन को दिया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड होगा। नेक्स्ट पॉइंट उसमें आती है कि पर्सनल इंटरव्यू मेथड भी होता है।
तो पर्सनली किसी से किसी के बारे में पूछ लेना, ये भी एक प्राइमरी डेटा के अंतर्गत आता है। तो पर्सनल इंटरव्यू वहां पर होती है जहां पर कुछ कैजुअलिटी होती है, और जैसे साइक्लोन सुपर साइक्लोन आ जाता है, उस कंडीशन में कैजुअलिटी हुई और नहीं हुई, बट फीलिंग आया, अर्थक्वेक आ गया या फिर आप बाढ़ आ गए, इस तरह से जहां पर, या फिर फायर हो गया, वहां पर कैजुअलिटी हुई नहीं हुई, फीलिंग क्या हुई, उसके आधार पर हम पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं। ये प्राइमरी डेटा के अंदर आता है, बट एग्जाम्पल्स क्या क्या लेंगे उस पर डिपेंड करती है क्वेश्चंस। नेक्स्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी प्राइमरी अंदर ही आता है, हालांकि इनडायरेक्ट सुनने में लगता है कि हमारा सेकेंडरी में चला गया। सेकेंडरी के बारे में एक ही पॉइंट बताऊंगा, आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि सेकेंडरी डाटा क्या है। बट इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड भी एक प्राइमरी डाटा का एक सोर्स है। उस सोर्स में जब जाएंगे तो हमें एक्सीडेंटल केस में हम इनडायरेक्ट सोर्स से लगाते हैं पता लगाने की, ये तरह का किसी तरह का एक्सीडेंटल जो केसेस आते हैं उसका डेटा कलेक्ट होता है, वो प्राइमरी डाटा के अंदर ही आता है। और टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू में जैसे मोबाइल के अंदर आज जमाना टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो इंटरव्यू होती है, और उसके द्वारा जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो फास्टेस्ट मेथड होगा, चीपेस्ट होगा, फास्टेस्ट होगा, लेकिन रिस्पॉन्स कभी कभी उसमें नहीं आते हैं डेटा कलेक्ट करने का, तो वो इररिस्पॉन्सिबल, यानी रिस्पॉन्स इसके कंपेरिजन में होगी, अदर के कंपेरिजन में रिस्पॉन्स नहीं होगा, बट रिस्पॉन्स आते हैं, और डेटा प्राइमरी डाटा के अंदर ही टेलीफोनिक इंटरव्यू रखा जाएगा। इसे कहा जाएगा फास्टेस्ट क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा इज कॉल्ड टेलीफोनिक मेथड, या टेलीकम्युनिकेशन मेथड भी कह सकते हो आप। अब एक आता है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल्ड, MEAILED, MEAILED, मेल्ड क्वेश्चनर, दैट इज आज के जमाने में ईमेल कहते हैं उसे। इंटरनेट सब जगह नहीं होता, बहुत जगह नहीं होती है, तो मेल के द्वारा कैसे करते हैं कि आप एक डेटा क्या इंफॉर्मेशन किसी विलेज का लेना चाहते हैं, तो आप एक नोटिस भेजा, आपने लिखा यहाँ पर ऑर्डर दिया है, और आप पोस्टमैन या कोई पर्सन वहाँ उस विलेज में जा करके दे दिया, और वहां से इंफॉर्मेशन सारी डेटा कलेक्ट करके ले देते आए एक पेज में या एक लिफाफे में बंद करके सारी डेटा कलेक्शन इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो वर्क हो रही है वहां पर मेल्ड क्वेश्चनर। और मेल्ड क्वेश्चनर जो है वो हर एरिया को कवर करेगा, चाहे वो 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, साइकिल से जानी पड़ी, या किसी भी सवारी से जाना पड़े, उस जगह इंफॉर्मेशन आपको लानी होगी किसी भी चीज का। जंगलों के जब लाते हैं तो ये तो विलेज के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो डेटा हर जगह की उपलब्ध आपको मिलता है। तो वाइड एरिया जो कवर करता है, सबसे वाइडेस्ट एरिया कहते हैं उसे कोई मेल क्वेश्चनर मेथड। तो आपसे पूछा प्राइमरी डाटा का सोर्सेस कौन कौन होगा, सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड बेस्ट मेथड होगा, टेलीफोनिक मेथड फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट होगा, ये भी इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, ये चारों, और मेल क्वेश्चनर भी होगी, इसमें वाइडेस्ट एरिया को कवर करने वाला होगा। यही याद रखना आपको, और इसके जो एग्जांपल्स मैंने दे रखा वो याद रखना है। अब बार बार हमारी क्लासेस को सुनिए, आपको याद हो जाएगी वो चीजें, लिखने की बस जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अपनी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही लगा के मेरी वीडियो क्लासेस को आप सुनोगे, सारी पॉइंट आपको पॉइंट वाइज समझ आ जाएगी आपको। अब आते हैं हम सेकेंडरी डाटा में। जो सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा वो सीधा सीधा है, पब्लिश्ड किया हुआ डेटा कलेक्शन किया, स्क्रूटनाइज किया, मैंने स्क्रूटनी कर लिया, काट छाट किया, गलतियों को सुधारा और पब्लिश कर दिया। पब्लिकली पब्लिश्ड होगी, चाहे पेपर से आप देखें, चाहे न्यूज़पेपर से देखें, चाहे इंटरनेट से देखें, चाहे आप मैगजीन से निकाल के देखा, चाहे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड में जाके देखा आपने, यानी आपको पता चला कोई डिपार्टमेंट ने कोई दिया है, जैसे IMF ने दिया, WHO ने दिया कोई डेटा कि कोरोना वायरस से है और कितना फैला है किस देश में, वो डेटा आपको दे दिया, आपने नहीं लाया। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, यानी कोई चीज पब्लिकली पब्लिश्ड है, आपके द्वारा नहीं है और अपने डिपार्टमेंट के द्वारा आपको पता नहीं, आप डिपार्टमेंट का आदमी हैं और आपको पता चल रही है, और पब्लिकली पब्लिश नहीं हुआ जब तक वो प्राइमरी डाटा का सोर्स के अंतर्गत आएगा। फिर उसकी बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जब कलेक्शन हो गया, सोर्सेज के द्वारा कलेक्शन हो गया, उसमें काट छाट हो गया, स्क्रूटनी कर दिया, कंसिस्टेंट बना दिया गया डेटा को, a large number of data are given, then हमें स्क्रूटनी करनी पड़ती है, और उसे स्क्रूटनी इसलिए करनी पड़ती है, मैनुअल चेकिंग करनी पड़ती है, ताकि उसमें जो गलती है उसको सुधारा जा सके और उसको फिर पब्लिश किया जा सके, उसे या उसे क्लासिफाई किया जा सके, ये कह सकते हो आप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा 4 प्रकार की होती है। पहले नंबर के आधार पर, जिसे हम क्वांटिटेटिव नंबर कहते हैं। दूसरा
क्वालिटी के आधार पर, जिसे हम दूसरी भाषा में स्टैटिस्टिक्स में उसे हम एट्रीब्यूटेड डेटा भी कहते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटी, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होगी। ऑर्डिनल और कार्डिनल, कार्डिनल नंबर वाइज होगी और ऑर्डिनल आपको रैंक के हिसाब से जब होती है तो वो क्वालिटी डाटा होगा। क्वालिटी डाटा जो होगी वो एट्रीब्यूटेड डाटा कहलाएगी। जैसे किसी की पढ़ने की आदत या किसी चीज की भी हैबिट है, या हमारा कोई कलर दे रखा है, या हमारी इंडियन होने का यानी नेशनैलिटी होने की क्वालिटी हमारे अंदर है कि ये नेशनैलिटी, ये इंडियन है और इस तरह से ये रहता है, ये लगता है कि ये इंडियन है, इसे देख करके क्वालिटी पता चलती है। तो वो एक तरह का क्वालिटी है जो एट्रीब्यूटेड डाटा के अंदर आएगा। फिर आता है टेम्पोरल, यानी टाइम के अकॉर्डिंग 1992 में और 1995 में और 2005 और 2015 में डेटा क्या था किसी कंपनी का प्रोडक्शन का, तो ये होगा टाइम वाइज, दैट इज टेम्पोरल भी कहते हैं उसे, या क्रोनोलॉजिकल भी कहते हैं। टेम्पोरल कह लो, टाइम वाइज कह लो आप, क्रोनोलॉजिकल कह सकते हो आप उसे, उसको उस डेटा को हम क्या कहते हैं, टाइम के अनुसार डेटा कलेक्शन करने को टेम्पोरल डेटा कह सकते हैं। फिर आता है एरिया वाइज, किस एरिया का डेटा है, मुंबई का है या किसी और जगह का है, किसी स्टेट का है, या हमारे इंडियन जो भारत से बाहर का है वो डेटा, कहाँ का है वो डेटा। डेटा एरिया वाइज जब कलेक्शन कर, स्पेशल डेटा कह सकते हैं, ज्योग्राफिकल से कह सकते हैं आप, या एरिया वाइज कह सकते हैं आप उसे। तो ये 4 प्रकार का डेटा है, पहले मैंने बताया नंबर के अनुसार, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल दैट इज टेम्पोरल, स्पेशल दैट इज जियोग्राफिकल। उसके बाद आती है जब क्लासिफाई कर लेते हैं आप, तो आपको आता है कि आप डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हाउ टू प्रेजेंट द डेटा। डेटा आपने लाया, आप स्टैटिस्टिशियन हो, आपको डेटा कलेक्शन करने आता है, आपको पढ़नी आती है, आप पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो। आप जब किसी जगह जब डेटा को भेजोगे, पूरा ऑल ओवर इंडिया हर गांव में वो डेटा पढ़ने वाला हो, तो सबसे पहली चीज आप उसकी भाषा के रूप में देना पड़ेगा आपको, उसकी लैंग्वेज के रूप में। हिंदी जानता है कि मराठी जानता है कि बंगाली जानता है, किस भाषा में, तो उसको लैंग्वेज के रूप में, दैट इज कॉल्ड टेक्सुअल फॉर्म। यानी पहला प्रेजेंटेशन आपको टेक्सुअल फॉर्म में होगी। अब वो बच्चा उससे, या वो आदमी पढ़ा लिखा उस भाषा का ही यूज जानता है, इंग्लिश जानता है नहीं, हिंदी नहीं जानता, आपको अब देनी पड़ेगी कोई तमिल में भाषा में, बंगाली भाषा में। वो पढ़ेगा समझेगा, वो टैबलेट कर देगा अपने माइंड में, खाका तैयार करेगा, टेबल बना देगा। यानी पहली जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होगी वो टेक्सुअल फॉर्म होगी। 3 फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का, प्रेजेंट करने का डेटा। टेक्सुअल फॉर्म, टेक्सुअल फॉर्म को आप लैंग्वेज फॉर्म भी कह सकते हो। दूसरा टैबुलर फॉर्म, जिसको साइंटिफिक फॉर्म भी कह सकते हो आप, और इजीएस्ट फॉर्म भी कह सकते हो। तीसरा डायग्रामेटिक फॉर्म, दैट इज अट्रैक्टिव फॉर्म भी कह सकते हो। 3 तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। पहली चीज मैंने बताया कि क्लासिफाई जब डेटा हो जाएगी तो उसको प्रेजेंट करने की नौबत आएगी आपको। प्रेजेंट करने की नौबत आएगी तो कहाँ कहाँ करेंगे, पहले लैंग्वेज दैट इज टेक्सुअल फॉर्म, दूसरा टैबुलर फॉर्म, साइंटिफिक या इजीएस्ट फॉर्म कह सकते हैं, और तीसरा डायग्रामेटिक फॉर्म, डायग्राम के रूप में दिखाया गया, और उसे अट्रैक्टिव फॉर्म भी कह सकते हैं उसे। तो ये 3 तरीके का है। और इसमें भी टेक्सुअल फॉर्म में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं, बल्कि टेक्स्ट दिया रहेगा, आप पढ़िए, आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है, अगर समझ आया तो उसको टैबलेट भी कीजिए, आप टैबलेट फॉर्म में आते हैं उसको। डायग्राम का 3 रूप है, टेबल का कोई रूप नहीं है। टाइप ऑफ टेबल 2 पढ़ सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल कॉलम और हॉरिजॉन्टल में रखते हैं उसे, इस वजह से आप बोल सकते हो, बट यहाँ पर आपको उसका कोई टाइप बेसिकली नहीं है। जब आगे बढ़ते हो आप, उसके बाद जब आगे बढ़ते हो आप, जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर में हम जब डायग्रामेटिक फॉर्म, अट्रैक्टिव फॉर्म में जाते हैं, तो 3 प्रकार से बांटे में। एक होता है लाइन डायग्राम कहते हैं उसे, पहला, दूसरा बार डायग्राम, और तीसरा पाई डायग्राम। लाइन डायग्राम का दूसरा नाम है हिस्टोरियाग्राम, हिस्टोग्राम नहीं बोलोगे, हिस्टोरियाग्राम, हिस्टोग्राम अलग पढ़ेंगे हम। लाइन डायग्राम को हिस्टोरियाग्राम भी कहते हैं, दूसरा बार डायग्राम, तीसरा पाई डायग्राम को सर्कुलर डायग्राम भी कहते हैं आप। तो 3 तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी एक डेटा को, डेटा हाइट का हो सकता है, प्रोडक्शन का हो सकता है, और भी प्रोडक्शन में ऑयल का हो सकता है, जिसमें लीटर हो, किलोग्राम हो, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हो, किलोग्राम में दे रखे हैं, इतना टन, इतना टन, इतना टन, इतना टन गेहूं हुई, उसकी डेटा दे रखी है, अलग अलग जगह की, अलग अलग कंपनियों का सेल का केजी में हो सकता है, लीटर में हो सकता है।
तो एक ही डेटा को हम तीनों तरह से हम रिप्रेजेंट करें। एक ही डेटा को हम लाइन डायग्राम बना सकते हैं, उसी डेटा को हम बार डायग्राम बना सकते हैं, और उसी डेटा को हम सर्कुलर डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होती है, समझ लीजिए आप। तो टफ जब क्वेश्चन होते हैं वहां पर पॉइंट वाइज में बताऊंगा, जब प्रैक्टिकल में आऊंगा तो अभी थ्योरी हमारी सुन लीजिए क्या क्या है, और बार बार सुनिए, उसके बाद मैं पॉइंट में जब प्रैक्टिकल थोड़े बहुत होंगे वो बताऊंगा। जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किस तरह से होंगे। अब लाइन डायग्राम की जब बात आती है, जिसका नाम हिस्टोरियोग्राम है, तो ये लाइन डायग्राम को हम टाइम ग्राफ भी कहते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ भी कह सकते हैं इसे। जब हमारे डेटा के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती है, यानी अप डाउन बहुत ज्यादा होता है, यानी हट वाला जो रे बनता है इस तरह से चलता रहता है, तो वैसे स्थिति में हमें सिंपली डायग्राम नहीं बनाते हैं, बल्कि एक मेथड का यूज मैथमेटिशियन करता है, स्टैटिस्टिशियन करते हैं, एंड दैट मेथड इज सेड टू बी द लॉगरिथमिक मेथड, वो रेशियो चार्ट बोलते हैं उसे। तो याद रखिएगा, जब डेटा के अंदर फ्लक्चुएशन जब ज्यादा होगी तो देन वी यूज द लोगैरिथम मेथड और रेशियो चार्ट मेथड, इसे कहते हैं, दोनों कह सकते हैं आप, रेशियो चार्ट और लोगैरिथम मेथड और करके आप लिखते हैं। हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और उसकी प्रोडक्शन यूनिट हुई या नंबर ऑफ यूनिट्स हुआ वो वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे आप। दूसरी चीज, दो कंपनियों का डेटा है और उसमें दोनों डेटा प्रोडक्शन किलोग्राम में है, तो एक ही ग्राफ पर दोनों बना सकते हैं। यूनिट मेजरमेंट सब सेम हो तो मल्टीपल लाइन बना सकते हैं एक ही पर, यानी एक ही ग्राफ पर अब दो लाइन ड्रा करना है, एक कंपनियों का अलग ग्रोथ हो रहा है या नीचे जा रहा है, दूसरी कंपनी है चूंकि उसकी भी प्रोडक्शन केजी में है इसलिए उसकी भी ग्राफ उसी पर बनानी पड़ेगी, दूसरी ग्राफ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दो कंपनियों का एक का प्रोडक्शन दिया हुआ है और दूसरी कंपनी का प्रोडक्शन ना देकर के वो उसी चीज की वो प्रॉफिट दिखा रहा है, ऑब्वियस है कि एक किलोग्राम में है और एक रुपया पैसा में है, तो एक ही ग्राफ पर दोनों को नहीं बना सकते। चूंकि वाई एक्सिस पर किलोग्राम होगी तो दूसरी ग्राफ के लिए आपको रुपया पैसा दिखाना पड़ेगा आपको वाई एक्सिस पे जाने के लिए, देयरफॉर मल्टीपल एक्सिस डायग्राम आप बनाना पड़ेगा। तो सवाल करता है कैसे आपसे, when unit of measurement same, when unit of measurement of both the companies same, then multiple line diagram shown। जब यूनिट मेजरमेंट डिफरेंट होगी तो मल्टीपल एक्सिस डायग्राम आप बनाएंगे लाइन डायग्राम के अंदर में। तो आपको ऐसी थोड़ी सी बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट्स करके मैं थोड़ा बताऊंगा ऐसे, और फिर अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगा। अभी मैं लाइन डायग्राम पर यहाँ छोड़ना, फिर बार डायग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स, बार डायग्राम कितने टाइप के होते हैं, पाई डायग्राम में कैसे होते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आप हमारे वीडियो पर कमेंट करें क्वेश्चंस कैसी लग रही है, ये बहुत फास्ट मैं पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ना पड़ेगा, एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको वीडियो अच्छी मिलने वाली है इन फ्यूचर्स। एग्जाम नजदीक है आपका, बिल्कुल आप हमारा कमेंट और हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।